गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कैटालिसिस पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे कैटालिसिस बाय मेटल सॉल्ट्स। ठीक है, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। इसमें मेनली क्या है, विल्किंसन कैटालिस्ट हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। विल्किंसन कैटालिस्ट क्या होता है? इट इज ए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मीन्स क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो विल्किंसन कैटालिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन विल्किंसन कैटालिस्ट एंड व्हाट इज द देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट इज देयर फंक्शन, या विल्किंसन कैटालिस्ट क्या होता है, राइट देयर स्ट्रक्चर। तो हमें इसका थोड़ा सा शॉर्ट नोट में आता है, तो हमें ध्यान रखना है किस तरह इसको हम लिखते हैं। तो इट इज ए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन। होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन के लिए इसको यूज करते हैं। हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मेनली क्या होता है, एल्कीन प्लस हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो एल्केन में कन्वर्जन हो जाता है। तो देखो बच्चों, जैसे NH3 है, NH3 को हम क्या लिखते हैं? अमोनिया गैस लिखते हैं। इसी तरह NH3 की जगह नाइट्रोजन का ही दूसरा एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन से नीचे नाइट्रोजन फैमिली में फॉस्फोरस। तो PH3 को हम फॉस्फीन लिखते हैं। ठीक है, PH3 कौन सी गैस होती है? जैसे NH3 अमोनिया गैस है, वैसे ही PH3 क्या है? फॉस्फीन गैस। तो PH3 को हम फॉस्फीन लिखेंगे बच्चों। तो PH3 को हम फॉस्फीन लिखते हैं, तो जो 3 हाइड्रोजन एटम है दैट कैन बी रिप्लेस बाय द C6H5। C6H5 ग्रुप क्या है? फिनाइल ग्रुप। तो ठीक है, तो तीनों हाइड्रोजन एटम्स को 3 फिनाइल ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया, तो C6H5 का होल 3, उसको C6H5 को हम PH से डिनोट करते हैं, P और H। तो ये क्या हो गया? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे? तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन में हम देखते हैं कि ट्राइपी C6H5 को होल 3, तो ये क्या हो गया? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, यानी PPH3। ठीक है, फॉस्फीन फिनाइल ग्रुप को हमने PH से डिनोट किया, तो PPH3। तो ये जो स्ट्रक्चर है विल्किंसन कैटालिस्ट का, उसका जो मेनली हम किस तरह लिखेंगे? RHCl PPH3 का होल 3। ठीक है, तो इस तरह लिखते हैं। तो RH को सेंटर में, क्योंकि ये मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो RH रोडियम है, PPH3 तीन साइड से 3 PPH3 है और एक साइड क्लोरो है, तो 3 साइड से PPH3 है, यानी फॉस्फीन 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम इसको लिख देंगे ट्रिस। ठीक है, अगर 2 लगे होते तो बिस लिखते हैं, तो 3 लगे हो तो उसको क्या लिखेंगे? ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, यानी 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ग्रुप है। ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, क्लोरो रोडियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है रोडियम का? 1। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? RHCl PPH3 का होल 3, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोरो रोडियम। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछते हैं, एग्जाम में स्ट्रक्चर में पूछते हैं और किस तरह लिखना आना चाहिए, तो मैंने आपको समझा दिया, तो आपको लिखने में मिस्टेक नहीं होगी, आराम से लिख लोगे। नाउ कैटालिसिस बाय विल्किंसन कैटालिस्ट। ठीक है, कैटालिसिस प्रोसेस जो विल्किंसन कैटालिस्ट से होती है, तो उसके हम स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। तो रोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके एक जो फिनाइल फॉस्फीन ग्रुप है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का एक ग्रुप जो लूजली बॉन्ड है वो उससे हट जाता है और वहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है। ठीक है, फिर ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वाला जो रोडियम क्लोराइड है, ये जो विल्किंसन कैटालिस्ट है ना, फिर वो हाइड्रोजन के साथ में अटैच हो गए H2 वाले में सेकेंड स्टेप में। तो ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ PPH3 वो क्या होता है? वो रिप्लेस हो जाता है, यानी कि वो हट के उसकी जगह क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसकी जगह अटैच होता है, तो वो उसके साथ में लूजली हेल्ड होता है, इसलिए वो वहाँ से निकल के वहाँ पे क्या बनाता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। नाउ दिस कैटालिस्ट रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म द डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। जो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन इसमें सेकेंड स्टेप में अटैच हो गए, तो ये क्या हो गया? कैटालिस्ट विद डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स में 2 हाइड्रोजन को अटैच हो जाता है। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन अटैच होने के बाद स्टेप 3 में क्या देखते हैं? इन स्टेप 3 द एल्कीन रिएक्ट्स विद दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो एल्कीन है वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करेगी एंड रिप्लेसिंग इज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड अटैच इटसेल्फ टू रोडियम। ठीक है, यानी कि वो
जो एल्कीन मॉलिक्यूल है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके वहां पे खुद अटैच हो जाएगी और ये पाई कॉम्प्लेक्स विद एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो 3 स्टेप हो गए। स्टेप 1 में हमने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ऐड किया था, स्टेप 2 में हमने हाइड्रोजन को ऐड किया, ठीक है, डाइहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बना। स्टेप 3 में पाई कॉम्प्लेक्स विद एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। ना स्टेप 4 में क्या होता है कि जो हमारा एल्कीन मॉलिक्यूल पाई कॉम्प्लेक्स बना रहा था तो वो एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। 1 हाइड्रोजन एटम माइग्रेट फ्रॉम द मेटल टू द वन ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ में माइग्रेट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन के साथ में ये रोडियम के साथ में अटैच भी हो जाएगा एंड अटैच विद द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये रोडियम के साथ में अटैच होकर कार्बन अटैच हो जाएगा और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसके साथ में हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके इधर हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। स्टेप 5 में क्या होगा कि सेकेंड हाइड्रोजन एटम जो होगा वो माइग्रेट करके एल्केन बना लेगा। ठीक है, और जो माइग्रेट करके एल्केन बना लेगा और कैटलिस्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। दोनों हाइड्रोजन इससे निकल जाएंगे तो कैटलिस्ट क्या ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा सॉल्वेंट के साथ में ही, और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके एल्कीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन। तो हमें क्या करता है, ये हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारा इनिशियल जो रिएक्टेंट था वो क्या था, एल्कीन था। H2 के साथ में रिएक्ट करके वो एल्केन में कन्वर्ट हो गया। तो H2 मेनली जो H2 जो हाइड्रोजन वो कैटलिस्ट के साथ पहले रिएक्ट किया, देन कैटलिस्ट के साथ में उसने एल्कीन ने पाई कॉम्प्लेक्स बनाया। पाई कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद उसने एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, फिर दूसरा हाइड्रोजन माइग्रेट हुआ, तो इस तरह एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। नाउ एडवांटेजेस ऑफ यूज ऑफ विल्किंसन कैटालिस्ट इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये रेयरली पूछते हैं लेकिन कभी कभी पूछते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके यूजेस क्या हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। तो अगर एग्जाम में दे दिया जाए तो हमें 2 पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स को ही आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। सिलेक्टिव रिडक्शन आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ग्रुप एट द डबल बॉन्ड। जो हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ में नेचर ऑफ द ग्रुप को हम देखेंगे किस तरह लगा हो। जैसे ये एग्जाम्पल हमने लिया तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में जो CH3 डबल बॉन्ड O के साथ में एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है इस साइड में। ठीक है, नेक्स्ट उधर जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसके साथ में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स नहीं लगे हुए हैं। तो हमारा जो जिस साइड में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं लगे हुए वो वैकेंट पोजीशन पे ही हाइड्रोजनेशन इजीली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं है, कोई भी ग्रुप साइड से इतना नहीं लगे हुए हैं जैसे इस साइड में लगे हुए हैं। CH3CO पास में लगा हुआ उस साइड में नहीं है। तो मेनली हमारे पास वो हाइड्रोजनेशन कहाँ पर हो जाएगा, उस प्लेस पे। तो हाइड्रोजनेशन में देखो फर्स्ट प्लेस हमने दिखा दिया, वहाँ पे हाइड्रोजनेशन हो गया, तो ये सिलेक्टिव रिडक्शन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है तो हाइड्रोजनेशन सिलेक्टिवली कहाँ पर होगा, जहाँ पे कम ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे इस पोजीशन पे हाइड्रोजनेशन हो गया। तो हाइड्रोजन डिपेंड करता है नेचर ऑफ द ग्रुप एट द डबल बॉन्ड्स। सेकेंड पॉइंट है इफ वी यूज कॉम्प्लेक्स विथ फॉस्फीन दैट आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो हम जो कॉम्प्लेक्स फॉस्फीन का बनाते हैं वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है आइदर एट द फॉस्फोरस एटम और एट द कार्बन एटम ऑन द ग्रुप्स अटैच टू द फॉस्फोरस। तो जो हाइड्रोजन जो हम ऐड करेंगे वो सिमेट्रिक हाइड्रोजन नहीं होते हैं, देन इस केस में क्या होता है, एसिमेट्रिक हाइड्रोजन कैन बी डन। ठीक है, तो एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन भी हो सकता है क्योंकि हमारा क्या जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो कैसे ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो हमें 2 पॉइंट्स ध्यान रखना है, एक तो सिलेक्टिव रिडक्शन का और दूसरा एसिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन का। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। वीडियो को देखते रहना। ये कैटालिस्ट पार्ट 5 है। कैटालिस्ट पार्ट 6 में मैं लैंगमुइर-हिंसेलवुड मैकेनिज्म को डिस्कस करूंगी, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखना। फिर कैटालिस्ट पार्ट 7 में इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ कैटालिस्ट इन इंडस्ट्रियल अप्रोच वो करेंगे। ठीक है, तो 7 लेक्चर्स हैं कैटालिस्ट के। बच्चों मैं कोशिश करूंगी मिड टर्म से पहले ही इसको कंप्लीट कर दूं। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। देखते रहना और सब्सक्राइब करना, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, गुड लक।